खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। रूस और यूक्रेन की जंग का अंतिम पड़ाव क्या होगा? यूक्रेन का खात्मा या फिर यूक्रेन में वर्तमान सत्ता का खात्मा यानी कि तख्ता पलट? सवाल यह भी कि इस जंग में क्या नाटो और अमेरिका का दबाव काम नहीं आया और अमेरिका का यह कहना कि अगर रूस हमले रोक देता है तो वो रूस पर लगे प्रतिबंधों को हटा देगा। क्या रूस के सामने ये अमेरिका का 2 कदम पीछे हटना है या फिर रूस को अमेरिका की तरफ से शांति के लिए अंतिम ऑफर दिया गया है? सवाल यह भी कि दुनिया 1986 में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र हादसा देख चुकी है। 93,000 लोगों की जान रेडिएशन की वजह से अब तक उस इलाके में जा चुकी है और चेर्नोबिल से ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र की दूरी ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या यूक्रेन की तबाही के बाद भी यूक्रेन रूस के सामने सरेंडर करने की सोच रहा है? जेलेंस्की के बयान से ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के सैनिकों के शवों से अपनी जमीन को ढकना नहीं चाहता। यूक्रेनी सेना ने एक हफ्ते में 9,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया। इसके अलावा 217 टैंक, 900 एपीवी, 90 तोप, 11 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 31 हेलीकॉप्टर, 30 एयरक्राफ्ट और 60 फ्यूल टैंक शामिल हैं। तो सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के समर्थन वाले अब उसका साथ छोड़ रहे हैं और यूक्रेन अकेला इस जंग को लड़ रहा है? सवाल यह भी कि रूस के सामने यूक्रेन को छोड़ क्या यूक्रेन का समर्थन करने वाले सभी देश समर्पण की पोजीशन में है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वर्ल्ड वॉर की जंग में जो देश यूक्रेन के साथ दिखाई दे रहे थे, क्या वो अब 2 कदम पीछे हट चुके हैं? इन सब के बीच में सवाल यह भी कि परमाणु संयंत्र पर क्या रूस ने जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत पश्चिमी देशों में डर पैदा करने के इरादे से हमला किया है? और क्या इस जंग को जीतने के लिए चेर्नोबिल जैसे हादसे के लिए रूस तैयार है? साथ ही अमेरिका का यह कहना कि रूस हमला रोके तो हम प्रतिबंध हटाने को तैयार, इसका मतलब क्या है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ कर्नल अनुपम जेटली जी। हमारे साथ मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ केसरी सिंह राठौड़ जी। हमारे साथ अनुपम जेटली जी। अनुपम जेटली जी, पहला सवाल आपसे सर, परमाणु संयंत्र पर हमला किया गया है, इसका मतलब आप क्या निकालते हैं? क्या रूस चेर्नोबिल को दोहराने के लिए तैयार या पश्चिमी देशों में वो आतंक पैदा करना चाहता है इसके जरिए कि वो सब इससे दूर रहें? विजेंद्र, मेरा सोचना अलग है। एक रक्षा विशेषज्ञ की तरफ से ज्यादातर रिपोर्ट जो हमारे पास आ रही है मीडिया की, वो वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा बनाई गई हैं और उनका मतलब निकालना ये एक विशेषज्ञ का काम है जी। लड़ाई हो रही थी खैरसान और ज़ैपोरिज़िया रोड पर, जिस पर आगे चलकर ज़ैपोरिज़िया का ये परमाणु संयंत्र बिजली का बना है जी। इसमें 6 रिएक्टर हैं और ये रशिया के द्वारा आज से 35 साल पहले बनाया गया था। रशिया को इसकी डिजाइन, इसका वर्किंग और इसके हालात पूरी तरह पता है और इसके पेरीमीटर फेंस के बाहर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसके एक विभाग में आग लगी थी, जो कि लड़ाई की वजह से हो सकता है जी। ये जो परमाणु संयंत्र है ये एकदम सी ऑफ अजोब के साथ और रशिया के दोनेत्स्क के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। रशिया कभी नहीं चाहेगा कि उसके नियंत्रण वाले क्षेत्र में ये जो लीक है वो एटॉमिक लीक फैले और वहां कार्रवाई उसको रोकनी पड़े जी। तो ये एक वेस्टर्न मीडिया की और यूक्रेन की सोची समझी साजिश थी, जिसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी खारिज कर दिया था आज दोपहर लंच के करीब कि वहां कोई ऐसा खतरा नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या ये 2 कदम पीछे है, जी हां, मैं जेलेंस्की की बात पर नहीं जाऊंगा। वो लगातार अपना बयान बदल रहे हैं।
वो कहते हैं 9,000 से ऊपर रूसी सैनिक मारे, और पुतिन कहते हैं कि उनके 500 से कम रूसी सैनिक हताहत हुए। तो दोनों तरफ जो है मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत ऐसी चीजें मीडिया को बताई जा रही हैं। मगर हां, अगर बाइडेन जो जिनके इशारे पर ही केवल ज़ेलेंस्की जो है आगे की कार्रवाई करेंगे, जहां तक मैं सोचता हूं, तो उसने एक सॉफ्ट रुख अपनाया है। जो पहले कह रहा था रूस वापस जाए तब हम, रूस अपनी गलती माने तब हम प्रतिबंध वापस लेंगे, अब वो सारी सैंक्शंस वापस लेने को तैयार है अगर युद्ध को रोक दे, मतलब देयर इज अ लल एंड पॉज इन द बैटल। और जहां तक बाकी यूरोपीय ताकतों का सवाल है, जिसको बार बार ज़ेलेंस्की भड़का रहे हैं कि अगर इस संयंत्र में विस्फोट हुआ तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। आप देखें, फ्रांस जो है वो इस लड़ाई में इतना उत्सुक नहीं है। उनके प्रेसिडेंट मैक्रों 2 बार बात कर चुके हैं, और कल रात 90 मिनट की बात के बाद पुतिन से उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया कि अभी यूक्रेन के सामने सबसे भयावह स्थिति आने वाली बाकी है। नहीं, लेकिन सर, क्या इसको आप कंफर्म करें कि जैसे IAEA की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया कि परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं हुआ, उसके बाहर के प्रीमाइसिस के अंदर ये घटना हो सकती है वॉर की वजह से, परमाणु संयंत्र को कोई खतरा नहीं, और जो खबरें फ्लो की जा रही है पश्चिमी देशों की तरफ से प्रोपेगेंडा के तहत उन खबरों को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, आगे सर्कुलेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात। IAEA ये नहीं कहेगा कि पश्चिमी मीडिया जो है वो इन खबरों को फैला रहा है। उसने केवल ये बयान दिया है कि इस परमाणु ज़ेपोरिजिया के परमाणु संयंत्र में कोई भी खतरा नहीं है, और आग पेरीमीटर के बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में लगी है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। राठौड़ जी, 2 तरीके से मैं इसको समझना चाहूंगा जंग को। एक तो ये क्लियर ही है कि रूस नहीं चाहता कि नाटो का सदस्य यूक्रेन बने, और वो क्लियर कट चीजें दिखाई देती है, लेकिन ये रूस का नजरिया है। जब हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, बाकी देशों की बात करते हैं, क्या उधर से इस जंग के अंदर भी प्रॉफिट ढूंढा जा रहा है, चाहे वो वेपन के जरिए, हथियारों के जरिए, या जो हम कहते हैं कि एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है इंटरनेशनल बाजार में, जो इस तरीके के हालातों को पैदा करवाता है पहले, और फिर अपने हथियारों को सप्लाई करता है, जंग के मैदान में उतारता है? विजेंद्र जी, इस बात को मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। एक कॉन्सेप्ट होता है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, जो सबसे पहले अमेरिका ने डेवलप किया था। अगर हम नजर डालें पूरे विश्व पे एनुअल इनका कितना आर्म्स, एमुनेशन और वेपन्स का एक्सपोर्ट है, तो आप पाएंगे कि 2019 तक ये बढ़ते बढ़ते 27 लाख करोड़, अगर हम रुपयों में बात करें तो 27 लाख करोड़ रुपए पर एनम तक बढ़ चुका था। 2019 के बाद 20 के आंकड़े भी पूरे बाहर नहीं आए थे, और 21 और 22 में कोरोना आ गया। एक तरफ तो आप इतने बड़े इस चीज की बात करें, उसमें से 37%, 37% जो हिस्सा है इस मार्केट में, वो प्योर अमेरिका का है। रशिया का हिस्सा, रूस का हिस्सा उसमें करीब 20% के आसपास है। चाइना तो अभी 6.5% के आसपास ही घूम रहा है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं नेटो की। 4 अप्रैल 1949 में जब नेटो बना था, तब उसमें 12 देश हुआ करते थे। अब वो बढ़ते बढ़ते 28 देश, 30 हो गए, अब हो गए 30 हो गए, जिसमें से 28 यूरोपियन कंट्रीज हैं और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। उसके अलावा 20 देश ऐसे हैं जो उनके साथ में फ्रेंडशिप पीस ट्रीटी के नाम से जुड़ते हैं। 3 देश ऐसे थे जो उत्सुक थे, उत्साहित थे, जिसमें जॉर्जिया, बोस्निया और यूक्रेन, कि हम नेटो का हिस्सा बने। नेटो में एक और कॉन्सेप्ट है। 2024 तक उनका एक कहना था कि मुझसे जुड़ने वाले देश या मुझसे ताल्लुकात रखने वाले देश या मेरा हिस्सा जो देश है, उनको अपने जीडीपी का 2% हिस्सा अपने आर्मी पे, अपने सैन्य शक्ति पे, अपने वेपन्स पे खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप इस ओवरऑल सिस्टम को देखें तो ये पूरा एक बहुत बड़ा बाजार है जिसको अमेरिका अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, और रशिया उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन वर्तमान स्थिति में सर नाटो में 2 ही देश छोड़ दें, एक अमेरिका और एक और देश है जो 2% खर्च कर रहा है, उसके अलावा तो कोई खर्च ही नहीं कर रहा। यही फोर्स कर रहे थे वो 2024 तक। अभी आप देखिए, रूस के इन्वेजन के बाद में, अगर हम ये कहें, इसको इन्वेजन वर्ड यूज करें, तो विद इन 2 डेज $350 मिलियन के हथियार, जो करीब 2,500 करोड़ के आसपास के हथियार, इन्होंने 2 दिन के अंदर यूरोपियन कंट्रीज के लिए सैंक्शन कर दिए। एक ये बहुत बड़ा बाजार था। यूक्रेन इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा था जो एक मोहरे के रूप में काम आया है। रशिया ने क्लियरली कह दिया था, आपको यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना है, बनो,
मगर आप नेटो को एंटरटेन नहीं करोगे। अमेरिका का एक स्टेटमेंट, जो वहां की तुलसी गबार्ड ने भी कहा था कि अगर एक स्टेटमेंट आप ये दे देते हैं कि साहब ये नेटो का हिस्सा नहीं बन रहा है, तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। जी विजेंद्र जी, ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी भी जुड़ चुके हैं। देवानंद जी, आज खबर फ्लो हुई कि परमाणु संयंत्र पर हमला किया गया, उसको नुकसान हुआ, लेकिन बाद में IAEA ने उसको खारिज किया है। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई में अमेरिका अब इस जंग के मैदान में जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो 4 कदम आगे यूक्रेन के साथ खड़ा है, वो दरअसल 4 कदम 2 कदम पीछे पहुंच चुका है? जी, जैसा अभी स्थिति नजर साफ हो रही है, आपने भी बताया कि अमेरिका ने रशिया को ये बोला है कि अगर आप हमला बंद करते हैं तो हम आपके ऊपर सारी सैंक्शन हटा देंगे। मैं यहाँ पर अमेरिका से पूछना चाहूंगा, और मैं जो भी दर्शक हैं उनको भी बताना चाहूंगा, देखिए अमेरिका वो एक ऐसा कंट्री है जिसको दुनिया में किसी दूसरे के वेलफेयर या उसके सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे से पहले मेरे 2 साथियों ने आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया, तो ये मान लेना बिल्कुल सही है कि अमेरिका, जो हमारे जैसे लोग जो थोड़ा सा सैनिक गतिविधियों के बारे में तजुर्बा रखते हैं, उनको तो पहले दिन ही क्लियर था कि अमेरिका कभी भी कूद के नहीं आएगा। कुछ जो विश्लेषण जो किताब पढ़ करके और थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि भाई उनको लगता था शायद आ जाए, पर वो फिर पीछे हट जाएगा। पर जैसा भी स्थिति क्लियर आई है, मैं पहले भी चर्चा करता रहा हूं और ज्यादातर जो इस विषय के जानकार हैं मानते हैं कि अमेरिका का काम सिर्फ आग लगाना था, जो उसने लगा दी है जी। उसके बाद उसको, जैसे अभी मेरे से पहले आपने भी जिक्र किया कि उसका मकसद ये था कि जो कोरोना के कारण 2 साल से इंटरनेशनल इकोनॉमी को बिल्कुल लो पे थी, इस हथियार मार्केट को वापस उजागर करने के लिए उसने पूरे 1 महीने से ढिंढोरा पीट रहा था कि हमला करेगा, ये करेगा, और आज भी यही कह रहा है। और जो आप इसको न्यूक्लियर वाले इस प्लांट के ऊपर जो अटैक की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं मोर ऑफ ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ये, और हो भी सकता है कि छोटा मोटा अगर युद्ध का स्थिति है, पर सेफ्टी का ध्यान रशिया ऐसी गलती नहीं करेगा। पर अमेरिका ने अपना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो उसकी मंशा थी वेपन्स को मार्केट में लाने की, और वो उसमें सफल रहा है। अब रही बात, अमेरिका भी एक्सपोज हो गया है इस बार, पहले तो उसकी चल जाती थी, क्योंकि जो 30 नाटो के देश है, ये रशिया ने तो 91 के बाद इनको बोल ही दिया था कि भाई चलो ठीक है, नाटो मत बढ़ाइएगा। फिर 91 से लेकर के 2020 तक इसने क्लियर कर दिया था कि रशिया को वी हैव टू कॉर्नर, और रूस ने भी कहा कि भाई तुम दूर तक रहो, मेरे नजदीक मत आना, आओगे तो मैं करूंगा। और अब जिस प्रकार से इन्होंने यूक्रेन पे, रूस ने चढ़ाई कर दी है, और एक और इस पूरी लड़ाई में चीज निकल के आई कि जो वेस्ट यूक्रेन है, उस पे जो पोलैंड के पास में, वहां पर रशियंस को कोई ज्यादा ना मिलिट्री ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है, ना उनको मुझे लगता है इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट है कीव एंड साउथ लाइन, और उसको ये मतलब ऑलरेडी अपनी फोर्सेज उतार चुके हैं। और अमेरिका तो बहाने ढूंढ रहा साहब इज्जत बचाने की कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूं। अब ये समझ की थोड़ी सी मुश्किल आ रही है कि क्या अमेरिका जैसे पहले लड़ाइयों में वो स्ट्रेटेजी अपनाता था बाय इंसर्जेंसी को पैदा करके, तो क्या ये अमेरिकन चाल है कि उसने यूक्रेन के राष्ट्रपति के मार्फत वहां हथियार बंटवा दिए, और वो हथियार पब्लिक में ही रहेंगे साहब, सारों को रशियन ले भी नहीं सकता। तो ये अब वो समझ गया है कि मैं यूक्रेन में कुछ नहीं कर सकता हूं, देर सवेर रशिया ने कंट्रोल करना है। और मुझे अभी लग रहा है कि रशिया इज नॉट इंटरेस्टेड पूरे यूक्रेन में, इसको ईस्टर्न यूरोप चाहिए, जो एक लाइन कीव और डाउन साउथ टुवर्ड्स क्रीमिया तक है, जहां तक इसकी ब्लैक सी सिक्योर हो जाए और उसका जो वार्म वाटर पोर्ट है सिक्योर हो जाए, उसके बाद जो वेस्टर्न यूक्रेन है उसमें रशिया ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। और आपने जैसा बताया, जो मैं सुन रहा था आपकी बातों में, कि उनकी बातचीत चल रही है, ये बातचीत मुझे लगता है यूक्रेन तो करना चाहता है, पर जिस प्रकार से अमेरिका के वो दबाव में है, वो डिले हो रहा है और थोड़ा और टाइम बाय कर रहे हैं अमेरिकन अपना धंधा करने के लिए, वेपन डील्स करने के लिए, दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, ऐसा मैं सोच रहा हूं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन केसरी सिंह राठौड़ जी, इसको मैं अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के हिसाब से समझूंगा। क्या वर्तमान स्थिति ये है कि अमेरिका कह रहा है अपना काम बनता, भाड़ में जाए यूक्रेन? वो सीधा सा लॉजिक है सर, क्योंकि भारत साथ नहीं, चीन साथ नहीं, फ्रांस जर्मनी भी हट गए हैं, यूक्रेन के पास बहुत कुछ बचा नहीं, और अमेरिका कह रहा है कि अगर वो हमले ही रोक दे तो हम प्रतिबंध हटाने को भी तैयार हैं। यूक्रेन को तो कुछ मिला ही नहीं। देखिए, यूक्रेन की पॉलिटिकल अगर आप स्थिति देखें
2014 में, अभी जैसे आजकल हिंदुस्तान की जो पॉलिटिकल स्थिति अब जो बनती जा रही है उसके साथ आप कंपेयर करने की कोशिश करना, 2014 में यूक्रेन में 52 पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को रजिस्टर करवा चुकी थी। वहां बाकी कंट्रीज की तरह जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक राजनीतिक या किसी आपकी सोच का एक प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां पर्सनालिटी ओरिएंटेड पॉलिटिकल पार्टीज हो गई थी। 2019 तक आते आते छोटी मोटी 132 छोटे से देश में 132 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हो गई थी। गलती से 2019 में एक पॉलिटिकल पार्टी पहली बार इतने समय के बाद में पूर्ण बहुमत लेकर आई और उन्होंने 50% से ज्यादा वोट सीटें हासिल करके, और इलेक्शंस को पहले उन्होंने प्रीपोन कराया। जो अक्टूबर 2019 में इलेक्शंस थे उनको प्रीपोन करवा के वो जून जुलाई में ले आए। उन्होंने माहौल बनाया और उन्होंने इसे कैप्चर कर लिया। एक बात उन्होंने उसमें जो प्रॉमिसेस किए थे उसमें यह भी था कि हम हमारे एनर्जी और हमारे यूक्रेन में यूरेनियम के भंडार को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे, हम यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी बनेंगे। अब यहां अमेरिका आता है एक बेट लेके, वो क्या दिखाता है कि भैया यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना ओके, आप नेटो में आ जाओ। रशिया क्लियरली बोल रहा है कि भैया आपको जाके हिस्सा बनना टर्की की तरह, ग्रीस की जगह की तरह, मगर आप उसके साथ शामिल मत हो। यहां जो वीक लीडरशिप होती है, ये बिकॉज ऑफ द वीक लीडरशिप और उसका इंटेंट क्लियर नहीं है और उसको पता है कि अगली बार मैं पावर में नहीं आऊंगा, उसके लिए वो थोती हरकत करते हैं। और ये जो थोती हरकतों वाली चीज है, इसके चक्कर में पूरा देश, क्योंकि वो जब वीक लीडरशिप होती है और उसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां की जनता उसके साथ में धीरे धीरे उनका वो दिखावा सामने आने लग जाता है, तो वो लोग फॉरेन कंट्रीज के लालच के हाथ में आ जाते हैं। एग्जैक्टली यही हो रहा है। वहां यूएस ने या यूरोपियन कंट्रीज ने उनके लिए एक गाजर ऑफर की, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर ली और पूरे कंट्री का यही हाल हो गया। ये सीख लेने वाली बात है हमें, हमारे देश के लिए भी। ठीक है अनुपम जेटली जी, सर क्योंकि आज पूरी दुनिया में जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि न्यूक्लियर जो प्लांट है, रूस क्या उनको वाकई में अटैक कर सकता है। मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा जिस पे किया गया है, उसके अलावा भी 7 प्लांट और हैं न्यूक्लियर के जो यूक्रेन के अंदर है। क्या कभी भी रूस उनको अटैक कर सकता है? क्योंकि अगर न्यूक्लियर प्लांट को अटैक किया गया तो उसके परिणाम क्या होंगे वो हम सब जानते हैं। सर देखिए, न्यूक्लियर प्लांट को अटैक करना संभव नहीं है और रशिया इसकी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो फॉल आउट है, जो रेडिएशन का लीक और रेडिएशन का फ्लो होगा, वो रशिया के कंट्रोल में नहीं है। अगर रशिया को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में न्यूक्लियर ब्लास्ट करना है तो उसके पास वेपन है जिसकी क्षमता उसे पता है और जिसका उसे पता है कि फॉल आउट कहां से कहां तक होगा, कितनी जमीन उससे ग्रसित होगी और उसके मुताबिक। मगर मेरे समझ में, मेरी सोच में आज की तारीख में कोई ऐसा प्लान यूएसएसआर, रशिया जो है वो नहीं अपनाएगा, क्योंकि उसके अपने इक्विपमेंट और फौजी उस इलाके पे हैं जहां ये बार बार जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो न्यूक्लियर हमला हो जाएगा, हमारे परमाणु संयंत्रों को खतरा पहुंचेगा और पूरा यूरोप इससे बर्बाद हो जाएगा। ठीक है कर्नल देवानंद जी, क्या भी इस बात से एग्री करते हैं कि अगर रूस को परमाणु अटैक करना हुआ तो न्यूक्लियर प्लांट को वो टारगेट नहीं करेगा, बल्कि उसके पास खुद के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल करेगा, जिसकी उसे क्षमता पता है, वो एरिया पता है जिसमें वो स्प्रेड होगा, फैलेगा, रेडिएशन फैलाएगा, वो उसका इस्तेमाल ज्यादा करना पसंद करेगा अगर करना है तो? देखिए साहब, पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि आपने सही कहा अगर करना, तो मेरा मानना है कि रूस ये गलती नहीं करने वाला। यूक्रेन के अंदर किसी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल कर करके वो जो भी इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं उनका उसके लड़ाई के ऊपर और उसके नागरिकों पे असर आएगा, जान माल का आएगा। उन्हीं के लोग हैं, ये बॉर्डर्स बदलने से लोग नहीं बदल जाते, उनकी भावनाएं वही हैं। और रूस एक मैं मानता हूं बड़ा रिस्पॉन्सिबल स्टेट है जो न्यूक्लियर वेपन का इस तरह इस्तेमाल नहीं करने वाला, एटलीस्ट अगेंस्ट देयर ओन पीपल। पर जो अभी आपने सवाल पूछा, क्या वो यहां पर एग्जिस्टिंग जो रिसोर्स, जो इनके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनके ऊपर हमला कर सकता है? मैं ऐसा नहीं मानता कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इतनी बड़ी मूर्खता करेगा। और क्यों करेगा, उसको जरूरत क्या है? देखिए साहब, जब इन वेपन्स को इस्तेमाल करना है, एक मिनट ये भूल जाइए कि जो ये आग लगी है बात सच्ची है नहीं है, साइबर ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है कि क्या कहानी है।
बट अगर उनको इस्तेमाल करना है तो जैसा मैं मानता हूं और मेरे साथ बहुत सारे मेरे विचारों से सहमत हैं कि वो इस्तेमाल ऐसी जगह करेगा जहां से उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा और उसके बाद इमीडिएटली उसका कोई फर्दरेंस ऑफ एम होगा और वेपन की उसके पास कहां कमी है। तो मैं मानता हूं जो आपने मेरे से सवाल किया उसका जवाब यही है कि वो पहली बात तो नहीं करेगा ऐसा इररिस्पॉन्सिबल काम, और अगर करने की नौबत आई तो यूक्रेन में तो करने की उसको जरूरत ही नहीं है। इट्स गॉट सो मेनी अदर मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स। व्हाई विल ही रिजॉर्ट टू द न्यूक्लियर वेपन जब तक अमेरिका मैदान में नहीं आ रहा है, जब तक नाटो मैदान में नहीं आ रहा है। तो मैं मानता हूं ये सिर्फ इस्तेमाल होंगे अमेरिका और नाटो के खिलाफ, और वो भी रूस की जो पुरानी धरती है उसके बाहर, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, मुझे फाइनल कमेंट चाहिए केसरी सिंह जी। सवाल मेरा है कि क्या भारत रूस के साथ इसलिए खड़ा है कि अच्छा दोस्त है, या इसलिए कि अगर पीओके लेने की बारी आए तो रूस साथ खड़ा हो? चीन क्या इसलिए खड़ा है कि अगर ताइवान लेने की बारी हो तो रूस साथ खड़ा हो? क्या एक इंटरनेशनल तौर पर इसको हम एक ट्रीटी के तौर पर देख सकते हैं जो कागजों में नहीं लेकिन हाँ नेताओं के बीच में चल रही हो? देखिए, जहां अभी अगर हम सेंट्रल लीडरशिप की बात करें और उनके सशक्त रूप की बात करें जो उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आपने जो ये बात कही है तकरीबन पूरा विश्व इसी डायरेक्शन में सोच रहा है। बात यहां ये होगी रूस, चाइना और इंडिया। यहां रूस के साथ में हिंदुस्तान के संबंध अच्छे हैं। हिंदुस्तान ने अपने आप को यहां प्रूव भी किया है कि आपके साथ हमारा जो पुराना संबंध रहा है हम उसके हिसाब से अभी बिहेव कर रहे हैं। चाइना भी रूस के साथ है, मगर हिंदुस्तान और चाइना का आपस में संबंध ठीक नहीं जी। अब अगर दो बातें करें, जहां चाइना और ताइवान की बात करते हैं और एक हम बात करते हैं हिंदुस्तान की और पीओके की, तो पीओके में जो पाकिस्तान नाम का एलिमेंट है बीच में, वो चाइना से कहीं ना कहीं रिलेट होता है। मगर आप मान के चलिए इस पूरी घटना के बाद, यूक्रेन आज के 7-8-10 दिन के बाद जब ये घटना किसी न किसी अंजाम की तरफ अपना रुख कर लेगी, जैसा कि हम मानते हैं, तो आप मान के चलिएगा कि हमारा पीओके के ऊपर आगे आने वाले समय में कोई भी कदम उठाना अच्छी रूप में देखा जाएगा। हम इसके लिए सक्षम होंगे और मुझे लगता है और हम चाहेंगे कि हम ऐसा ही हम भी कुछ कर पाएं और रशिया उसमें हमारे साथ खड़ा रहेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवानंद जी आपका भी शुक्रिया, अनुपम जेटली जी आपका भी शुक्रिया में शुक्रिया। दरअसल जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि परमाणु प्लांट को टारगेट किया गया है, हमारे विशेषज्ञ कम से कम ये मानते हैं कि रूस ऐसी गलती नहीं करेगा और ये वेस्टर्न जो मीडिया है जो प्रोपेगेंडा के तौर पर रूस की छवि को खराब करने के लिए इस तरीके की खबरों को फ्लो कर रही है। हालांकि वहां हकीकत में क्या चल रहा है वो यूक्रेन के अंदर के वहां के इलाके से ही पता चल सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।